नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम इस वक्त जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं वो हजारीबाग से शुरू होकर असम तक जाता है, पाकिस्तान नहीं जाता है। लेकिन ये राजमार्ग से उतरकर आप कन्हैया के घर जा सकते हैं, जो जेएनयू के छात्र रहे हैं और बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार हैं। 2 साल हो गए हैं। कन्हैया ने पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया था, मगर पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है। ऐसा होता नहीं है। पासपोर्ट आवेदन करने के बाद बन जाने की एक समय सीमा तय की गई है और उसमें हर किसी का बन जाता है, मगर कन्हैया का पासपोर्ट 2 साल से नहीं बना। अगर यहां से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह कन्हैया को पासपोर्ट नहीं बनवा सके, उनकी सरकार में अगर उसका पासपोर्ट नहीं बना, तो बताइए कन्हैया को पाकिस्तान कैसे भेजा जाएगा? गिरिराज सिंह कैसे कन्हैया को पाकिस्तान भेज पाएंगे? और अब तो इमरान खान ने भी तारीफ कर दी है कि बीजेपी जीतेगी तो शांति प्रक्रिया और बेहतर हो सकती है। ये तो एक बात है, लेकिन किसी भी चुनाव में हार जीत से बड़ा कई बार चैलेंजर बड़ा हो जाता है। ये जानते हुए कि जो स्थानीय राजनीतिक वास्तविकताएं होती हैं, वो चैलेंजर के अपने जोश और जुनून से कहीं अलग होती हैं। अब जैसे देखिए कि 2014 में यहाँ पे बीजेपी के भोला सिंह जीतते हैं और दूसरे नंबर पर उस लहर में भी करीब 4 लाख के आसपास का वोट जो है वो तनवीर हसन जो आरजेडी के हैं उनके पास है, और तीसरे नंबर पर सीपीआई है जो साझा उम्मीदवार जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2015 में सारा गणित बदल जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर एक भी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाती है, बल्कि कई सीटों पर बड़े अंतरों से हारती है। तो हर चुनाव में गणित बदल जाता है। अगर आप वैसे देखें तो आरजेडी के पास यहाँ बेगूसराय से 3 विधानसभा की सीट है, तो सीटों के हिसाब से वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। मगर हर चुनाव नया होता है, वो पिछले चुनाव के गणित के हिसाब से नहीं होता है। तो ये बेगूसराय है। लोगों ने इसके बारे में सीरियलों में देखा है और किस्सों में सुना है। जो सच्चाइयां नहीं है उसे भी एक गढ़ के लोगों ने सच्ची मनोहर कहानियां की तरह प्रस्तुत की हैं। मगर जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दुर्घटना। आए दिन सड़क दुर्घटना से यहाँ पर लोगों की मौत होती रही है और ये हाईवे अभी भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका पैचेस में अगर आप देखें तो ये सड़क बहुत खराब भी है एक तरह से। तो हम कन्हैया के गांव जा रहे हैं बिहट, और उससे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कुछ सभाओं में भी जाकर देखेंगे कि आखिर बेगूसराय क्या कन्हैया को अपना प्रतिनिधि मानने के लिए मन बना चुका है। कैसे हैं? कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? हाँ, बस ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बालू गिट्टी खड़ी करते। बड़ा गांव है आप लोगों का? 22 मोहल्ला का गाँव। 22 मोहल्ला इसमें? 4-4.25 किलोमीटर का एरिया। 4.25 किलोमीटर का गांव है ये सारा पोस्टर इनका। तो कल दिख नहीं रहा था, कल का सूरज लाल नजर आ रहा है। गाड़ी सब किसकी है? गांव वालों की है? नहीं, लोग आए हैं तो कैंपेनिंग के लिए आए वो लोग हैं, उन लोग का। तो ये लोग कहाँ ठहरा है? कहाँ से नंबर है जी ये सारा? तो पंजाब का भी नंबर दिख रहा है। तो आपका गांव तो अच्छा है, सड़क वड़क है यहाँ पे? ये तो नगर परिषद का बनाया हुआ है ना। हाँ। हाँ, वो उधर देखे नहीं सड़क, वो नाला नहीं है गांव में। हाँ। तो आपका तो अर्बन विलेज है, कह रहे हैं नगर परिषद अगर यहाँ बना रही है। सब है कागज पर टैक्स लेने के लिए। कहाँ से टमाटर लेके आ रहे हैं? टैक्स लेकर आ रहे हैं। अरे बाप रे। ये कचिया है, इसको हसुआ बोला जाता है। हाँ। तो हम लोग खेती से करते हैं। अच्छा। और इसी पे वोट भी देना है, इसी पे वोट भी देना है। अच्छा, इस पे हसुआ वाली। और ये जो है हाँ। किसान का लिए जो है चुनाव चिन्ह किसान का। और मिर्चा भी खा लीजिएगा। नहीं, मिर्चा देखिए यही है पानी पूरा लगा नाला का।
ओ, ये पूरा गांव का यही जमा हो रहा है क्या? तो घर का है। तो सबका नाला किधर गया? तो कह रहे नाला नाला है ये नहीं। तो पानी कहाँ जाता है सबका? इतना बड़ा बड़ा घर है लोग घर घर में ही एडजस्ट करते हैं। बाप रे। ये स्कूल है कि बंद है क्या? नहीं खुलेगा खुलेगा। अच्छा यहाँ 4 गो बूथ है। अच्छा, हम लोग का बूथ ये इसी पे पड़ता है। कन्हैया जी इसी पे वोट गिराएंगे। यहाँ पे इसी पे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। गांधी जी की सूक्तियां, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है। अगर हम दुनिया में शांति चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी। मैं गणित तो बहुत अच्छा है भाई। शंकु, वृत्त, अर्धवृत्त, कान को अर्धवृत्त बना दिया, नाक को त्रिभुज, मुंह को वर्ग, गर्दन को बेलन, टोपी रख के शंकु। बीएलओ का नाम है मीना देवी। जी जी। ये कोई कन्हैया की मम्मी हुई। अच्छा, जी जी। कन्हैया की माँ का नाम है तो बीएलओ नहीं सर? आंगनबाड़ी में ना। हाँ, सभी आंगनबाड़ी को बीएलओ बनाया गया है। इस पर इलेक्शन में है। हाँ। और यही कन्हैया का बूथ है। हम लोग सब इसी में देंगे। बाल गंगाधर तिलक कक्ष। ये कितना इंटरेस्टिंग है रवि, देखिए। समयवाचक है। वीर भगत सिंह कक्ष, झांसी की रानी कक्ष, और जहाँ कन्हैया का बूथ है उसका नाम है वो बाल गंगाधर तिलक कक्ष, है ना? और पहले वर्ष का प्रथम का वर्ग का नाम है चाचा नेहरू कक्ष। इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है। ये बूथ बना देखिए, हम भी चला के देखेंगे। एक आदमी हमको वहाँ पे गोली दे रहा है। आप भी चला के देखिए। अरे भाई साहब, ये पता चल रहा है। नहीं, एक आदमी हल्का हल्का चला रहा है, पानी नहीं आएगा। रुको, हम चलाते थे, थोड़ा सा पानी आएगा। नहीं, ये बता देते आपको, ये 4 गो बूथ है। अब कैसे वोटर आएगा, पानी पिएगा? जो भी लोग आएंगे वोट गिराने के लिए और जो भी आएंगे चुनाव कराने के लिए, कैसे पानी पिएंगे? ये तो जवाब है ना, सरकार इसको जवाब चाहिए ना हमको। कैसे वोटर पानी पिएगा? नहीं, यही राष्ट्रीय प्रश्न है जी, जिसका उत्तर किसी के पास किसी के पास नहीं है। राक्री मावी राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय मसनदपुर बीहट। ये स्कूल 1910 का है? लगता है चाय बटी है। आइए सर। हैं? तो है सर, चर्चा नहीं है। मैं चर्चा नहीं है। आप लोग सब नींबू चाय पी रहे हैं? जी जी, सुबह सुबह यही चलता है। तो हम भी वही पियेंगे जो आप सब पी रहे हैं। इसमें क्या है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है। चाय पिएंगे? उसका गांव घूम रहे थे तो हैंडपंप बंद है, सड़क अच्छी है, वो बना दिया है। नाला नहीं है, नाला नहीं है, पानी नहीं है। तो आज कितना कितना गांव में जाएंगे? 38 गांव में जाएंगे। हर गांव में कितना देर रुकना है? रुकना नहीं होता है, 5 मिनट 5 मिनट। अच्छा, कहीं कहीं लोग बहुत जिद करने लगते हैं तो शेड्यूल बना के रखते हैं एक जगह भाषण। कई बार जो है 5-6 जगह देना पड़ता है। वो जिद करने लगता है, नहीं कुछ बोलिए कुछ बोलिए। ये भी एक नया ट्रेनिंग हुआ है, 2 मिनट में अपनी बात रखने का। इन लोगों को 1-1 घंटा भाषण देने का आदत है। जब सामने लोग होते तो मन करता है कि सारा दुनिया का चीज़ इनको आज ही 1 ही घंटे में समझा देना है, लेकिन वो संभव नहीं है। ऑनलाइन फंडिंग से पैसा भी आ रहा है कि बंद हो गया है? नहीं, तो लिमिट पूरा हो गया। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं लेना है। कैप लगा दिए थे 70 लाख, ओ, वो पूरा हो गया। हालांकि बार बार उस पर साइबर अटैक हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो 5-6 दिन में ही हो गया। अच्छी बात ये है कि रेंज जो है कंट्रीब्यूशन का वो 100 रुपये से लेकर 5 लाख तक का है। 100 रुपया भी लोग दिया? 100 रुपया बहुत लोग दिया है, बहुत लोग 100 रुपये दिया है। मतलब सबसे ज़्यादा डोनर जो हैं वो 100 रुपये वाले डोनर हैं। 5 लाख रुपया जो दिए हैं, शायद हम डिटेल तो नहीं देखें, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो दिए। ये ये नहीं था पहले। और ये लोग जो है हमारे एक दोस्त के ससुराल से आए हैं, तो
दोस्त के ससुराल। हाँ लोग बढ़ गए हैं, हाँ। मतलब रिश्तेदार ही हैं, खाना जो है वो बना रहे हैं। अच्छा। पहले ये सिस्टम नहीं था। जनरली जो है ये पुराना किचन है, ओ ये सेट जो है ये दिया हुआ था, फिर इधर इसको घेर करके बनाया है। नहीं ओकरा आयरन कराइए। आए अंदर। हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ इसमें रहते थे। ओ यहाँ जो है बाबूजी रहने लगे, बाद में जब भैया की शादी हुई, अच्छा। नहीं तो जो है हम और दादी रहते थे इस कमरे में। ओ माँ जो है उस वाले कमरे में। एक्चुअली इस पोर्शन में 3 रूम था। हमारे पापा 3 भाई हैं, सबको एक एक रूम था। अच्छा, हिस्सा में एक एक रूम मिला है। एक एक रूम। फिर क्या हुआ कि एक चाचा हम्म। चले गए, तो वो अपना रूम दादी को दे दिए। ओ तो दादी के साथ हम रहने लगे, मम्मी पापा इसमें रहते थे। बीड़ी है अभी भी आपके यहाँ? हाँ बीड़ी है, पिंडा है। तो पिताजी लास्ट तक यहीं इसी घर में? हाँ नहीं। मेरे साथ वही तो आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। एक आपसे बड़े एक हुए, बड़े, एक हमसे छोटे, एक आपसे छोटे हैं। एक बहन है। बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी हो गई है। हम और हमारा छोटा भाई जो है वो है, शादी नहीं हुई है। तो आप शादी करने वाले चुनाव के बाद? नहीं उम्मीद तो बहुत कम है, परेशानी का साथी ढूंढना पड़ेगा। परेशानी का साथी ढूंढना पड़ेगा। माँ जो है पहले से ही परेशान है, एक और ये भी पूछने का बात है, चिंता नहीं होगा, माँ है। लेकिन जब जेएनयू वाली घटना हुई थी तब आपको उसी वक्त पता चला था या बहुत बाद में समझ में आया था हो क्या रहा है? नहीं उसी वक्त पता जब चल गया था आपको? 9 तारीख को जो हुआ था वो तो हम जानबे नहीं किए। टीवी उस समय टीवी में कुछ दूसरे चीज देख रहे थे, और जब वो 12 तारीख को इसका गिरफ्तारी हुआ तो वहाँ से पुलिस का फोन आ गया, जो आप पिताजी सोए हुए थे। मैं नहीं थी, बैंक गई थी, तो उनको पूछा जो आपका बेटा का नाम कन्हैया है, तो बोले हाँ। तो उसी समय पता चल गया जिसको जो अच्छा पद से जीत कर गया है और एंटी वालों ने इसको फंसा दिया है। वो लोग तो विपक्ष में ही बोल रहे थे पहले, तो वो मीडिया वाले भी तरह तरह के बात पूछ करके घबरा रहे थे। फिर भी मैं अपने बच्चे पर विश्वास करके और जो मैंने उस वैसा तो पालन पोषण या कोई कमी नहीं की अपने संस्कार में, जो मेरा बच्चा इस तरह का होगा। गरीब का बच्चा है और आगे पद पर गया है, इसलिए बड़ों लोगों को डर लग रहा है जो गरीब के पक्ष में बोलेगा, इसलिए फंसाया जा रहा है। तो जेएनयू में जब ये चुनाव करने लगे, राजनीति करने लगे तो ठीक था, तब आपको मना वना नहीं की थी मत करो ये सब? वो तो हम तो जानबो नहीं करते थे। जिस दिन ये अध्यक्ष बन गया है जेएनयू का। रिजल्ट आया उस दिन हमको पता चला। जिस दिन रिजल्ट आया तो प्रिंस ने फोन किया जे माँ भैया जीत के AISF से ऐसे ऐसे कॉलेज में अध्यक्ष होता है और सचिव ये सब सबसे बड़ा पद पर भैया हो गया है। इसको जो बोलता है लोग कि देशद्रोही है, वो सब तो उड़ावान है। अब आपको उतना डर नहीं लगता इससे? हैं? उतना डर, इसके लिए तो डर लगता है। डर लगता है। गांव में लोग शुरू में सपोर्ट किया था, समझा था नहीं? इस टाइम मोहल्ले के लोग समझे थे हैं? एकदम जो खास मेरा मोहल्ला है। और फिर धीरे धीरे बहुत जल्दी जो है ये बात फैल गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी पहचान नहीं है ना, मेरे परिवार का भी पहचान है। परिवार में जो है लोगों का एक अपना समाज में एक पहचान है कि ये परिवार जो है बहुत सभ्य है, दूसरे तरीके का है। तो ये सब बात बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो लेकिन ये लोग घबरा गए थे। ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जब आप शुरू में जेएनयू गए होंगे तो इस गांव के लोग जेएनयू को लेकर क्या सोचते थे और 2016 के बाद क्या थे? पता ही नहीं था उनको जेएनयू, पता ही नहीं? ना बिल्कुल भी नहीं। हम तो आते थे तो पूछता था लोग कि क्या करते हो, तो कहते थे PhD। तो बड़ा ही ठंडा, अच्छा कब तक पढ़ोगे? मतलब उनको पता ही कमाना नहीं। चाहिए। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कमाना चाहिए। तुम्हारा बेटा जो है सो क्या पढ़ रहा है, घर
परिवार है छोटा और गरीबी है तो उसको कमाना चाहिए। आप लोग को रोकते क्यों नहीं हैं? अभी तो प्रेशर होगा कि पीएचडी छोड़ते हैं, घर की हालत ऐसी है। तो हम जो है उसको हमेशा जो है मतलब कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, फैमिली का कंडीशन और अपना जो है पढ़ाई का एम्बिशन उसको। जैसे शुरू से ही मुझे लग गया था कि इतना लंबा तो पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब स्कूल में थे तब हम पोलियो ड्रॉप पिलाते थे। अच्छा। घर घर जाते थे, उस समय 50 रुपया देता था। और जो है फिर पापा जितना काम करते थे तो वो थोड़ा बहुत निकालते थे। फिर पापा बीमार हो गए, फिर भैया जो है मेरा वो गार्ड की नौकरी करता था गुवाहाटी में। अच्छा। गार्ड की नौकरी करता था तो शादी नहीं हुई थी तो ये थोड़ा पैसा बचा करके भेजता था। फिर जो है जब दिल्ली गए तो MR की नौकरी की है दिल्ली में रहने। आप? हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाई बेचे हैं? दवाई बेचे। उसके बाद जो है वो FDC करके एक कंपनी है, हाँ, उसमें काम किए। उसके बाद जो है UPSC का तैयारी करते रहे। फिर थोड़ा भैया सपोर्ट करता था, थोड़ा हम खुद काम करते थे मिला करके। फाइनली ये जो एक मतलब सरकार की एक पॉलिसी जो है आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा U-टर्न लाता है। मेरा मन था UPSC करने का, ये हम मतलब सच बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा मन था कि हम प्रोफेसर बनेंगे। गांव घर में भी लोगों को लगता है कि UPSC बड़ा चीज़ होता है, प्रोफेसर वगैरह को कोई जो है वैल्यू नहीं देता है, DMSP को ज़्यादा वैल्यू है। तो मेरा भी मन था कि UPSC करेंगे, लेकिन वो सरकार ने क्या कि ये कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या किया कि हिंदी मीडियम के और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको बिल्कुल से मतलब प्रॉब्लम में डाल दिया। CSET हाँ, जो CSET आया था। हाँ। अच्छा, CSET के मारे हुए आप भी हैं? हाँ, ये तो CSET। अभी हाल तक वहाँ दिल्ली में लड़के हाँ, मुखर्जी हम नगर लोग में- भी उसमें शामिल होते रहे, उस आंदोलन में जो है शरीक होते रहे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि CSET जो है एक्चुअली इस देश में ब्यूरोक्रेसी की डाइवर्सिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग आएंगे, एक पर्टिकुलर अप्रोच के लोग होंगे। कहने को तो वो जो है मतलब साइंस बैकग्राउंड के और प्रोफेशनल कोर्स के लोग हैं, लेकिन जो है समाज को लेकर के जो है उनका बहुत सारी चीज़ों पे जो है ओपिनियन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप पूरी तरह से हिंदी मीडियम छात्र हम हैं? पूरी तरह से PhD भी हिंदी में लिखे क्या? नहीं, PhD हम इंग्लिश में। इंग्लिश में। पढ़ने के दौरान भी आप दवा बेच रहे थे? नहीं, JNU में जब गए तब तो फेलोशिप मिल गया, फेलोशिप मिल गया? आज़ाद हो गए जो है। हाँ। उसमें तो फिर हम फेलोशिप के पैसे से जो है घर को मदद करने लगे। वो बच्चा कोई खर्च है नहीं वहाँ पे, तो यही इसलिए भी जो है हम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट को लेकर के इतना मेरे भीतर है कि नहीं बचना चाहिए, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएगा लोग, इम्पॉसिबल है। जो बड़े भाई हैं अभी नौकरी कर रहे हैं गार्ड की? नहीं, अभी वो छोड़ के आ गए हैं। अच्छा, तो अभी प्राइवेट तो गार्ड थे? प्राइवेट गार्ड थे, अभी सब छोड़ के आ गए। चौकीदार? हाँ, चौकीदार। हाँ, ये ओरिजिनल चौकीदार। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने पिताजी को मिस कर रहे हैं? हाँ, पिताजी को हम इसलिए मिस कर रहे हैं कि पिताजी मेरे बहुत सोशल आदमी थे। उनका इतना ज़बरदस्त सर्किल था सब तरह के लोगों के बीच में, क्योंकि जब हम जाते हैं, जैसे हम जब नॉमिनेशन करके निकले तो जो है एक आदमी आए माला पहनाने के लिए, बोले ये फ़ोटो स्टेट की दुकान तुमको याद है? तो हम बोले नहीं, कुछ खास तो याद नहीं है, एकदम कान में सट के फ़ोटो स्टेट की दुकान। तो बोले कि तुम को बचपन से जो है पापा लेकर के आते थे यहाँ पे। तो वो जो उनका पूरा का पूरा सर्किल है ना, हर तरह के लोग, वो जो है डायरेक्टली सपोर्ट में जो है वो रहते एक्टिवली। पापा रहते तो वो जो है उसको एक्टिवेट करते। अगर वो आज होते तो जो है वो खुश होते और मतलब बहुत बढ़ चढ़ करके जो है एक तरह से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता, एक हैंड रहता, और हर तरह का अनुभव था उनको, हर तरह, हर फील्ड का। यहाँ जो है ये नया व्यवस्था मिलता है हम लोगों को, ये सब पहले नहीं मिलता। अब भी उनकी आवाज़ में आ रही है। अब सब चीज फॉर्मल हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। बाप रे, तो भयंकर नाश्ता का इंतजाम है मुखिया जी। वाह, चलिए अच्छा है। लोग इसी बहाने लोग घर भी देखेगा बेगूसराय का, है कि नहीं? लोग कितने अच्छे हैं यहाँ। मेरा नाश्ते का देखिए क्या बढ़िया इंतजाम है। तो ये है कन्हैया के कार्यक्रम की सूची। एक दिन में 38 गांवों का दौरा करना है
और इस तरह से 3 दिन के भीतर एक विधानसभा। तो इस तरह से सांसद जो हैं, जब आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के व्यस्त कार्यक्रम होते हैं। फिलहाल ये छत है महेश्वर बाबू की और उनका घर है जो 38 साल मुखिया रहे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से सबके लिए दही चूड़ा नाश्ते का आपने इंतजाम किया है। तो आपका शुक्रिया। और इन्हीं की छत से नाश्ता करने के साथ साथ आप लोग भी देखिए कि कन्हैया कुमार के साथ रवीश कुमार लेट चल रहा है, 7 बजे आना था। हाँ, लेट मेरी वजह से लेट हुआ, वो लोग तैयार था उसमें। आइए बैठिए ना। अलग समय में अलग अलग लोग नहीं, हम लोग बदलते नहीं। बदलते नहीं हैं। पर दुनिया तो बदल गई। दुनिया से क्या मतलब, जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ पार्टी में जो जन्म लिए हैं, हम लोग 62 से हाँ। तैयार हैं। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी को बने, लेकिन 2 बरस लग गया 64 में जाके, जब CPM CPI एक अलग हुआ अप्रैल में, हाँ, तब कहे जो हमको बनना चाहिए CPI। पर तो लेफ्ट का तो आधार अब दिखता नहीं है उतना। देखें तो उसकी राजनीति नहीं, में हाँ, क्यों यहाँ नहीं? से भी उतना नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप उसी पार्टी से टिके रहे। हाँ, एकदम पूर्ण रूप से। विश्व में जब तक शोषित पीड़ित जनता है तब तक कम्युनिस्ट रहेगा। आगे 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 कन्हैया जी आ गए, कन्हैया जी आ गए, बेगूसराय का पुत्र आ गए, कन्हैया मंदिर के पास आ गए हैं कन्हैया जी आ गए। ये आपका गांव मिनी मास्को है? अरे बाप, वीर कन्हैया वीर है, देश का तकदीर है, वीर कन्हैया वीर है, देश का तकदीर है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड कन्हैया को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड कन्हैया को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आपका बेटा आपके द्वार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। कन्हैया भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। तो ये आप कह रहे थे कि यहाँ पे पहले मंदिर नहीं हुआ करता था? नहीं नहीं हुआ। कबीरपंथी थे आप? हम लोग कबीरपंथी हैं। अच्छा। हम लोग विरोध करते थे, हमारे पूर्वज विरोध करते थे। हाँ, लेकिन अब समाज चेंज होने के कारण थोड़ा हाँ। बहुत 2-3 मंदिर हो गए हैं। अच्छा। कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, हम 57 का मेंबर है, कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी का? जी, आज का नहीं, 57 50 साल 57 वोट गिरा है और उतरो तो हम कम्युनिस्ट पार्टी बदले नहीं आप? दे नहीं किसी को आज तक कम्युनिस्ट पार्टी को दी, पूरे परिवार। और अभी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टी का अच्छा उम्मीदवार मिल गया अभी? आप बहुत सुंदर, सूर्यता के बाद मिला है। इतना सुंदर कन्हैया हमको मिला है, हाँ। जो पार्लियामेंट में कोई बोलने वाला नहीं। आपको लगता है पार्लियामेंट में बोलने वाला नेता होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। और मीडिया वाले से हमको एक अपील है कि हम सारे प्रोग्राम देखेंगे टीवी पर, हाँ। बढ़िया से दिखाइए। ये बात है कि लोग कह रहे हैं कि मीडिया जो है अपने तरफ से घुमा फिरा के कर रहा है, तो 57 से एक पार्टी को वोट देने वाले, आपका नाम क्या हुआ? विश्वनाथ चौधरी। विश्वनाथ चौधरी जी कह रहे हैं कि वो देखेंगे और सारी रिपोर्ट। अच्छा, दादा है यहाँ के, तो ये भी एक हमारी भी परीक्षा है। बेगूसराय का तकदीर है, वीर कन्हैया वीर है, बेगूसराय का तकदीर है। ये एक है कि इस वक्त मैंने हेलमेट नहीं पहनी है, वरना हमेशा हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाइए आप, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। कन्हैया ने भी एक बातचीत में कहा कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। उसका कारण है कि सड़कों का विस्तार नहीं हुआ, उस तरह की डिज़ाइन नहीं है सुरक्षा के हिसाब से, और गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है।
तो इस वजह से भी एक जिम्मेदारी बनती है। पर ये रैली है, गांव है, तो ही मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, वरना मैं इस जिम्मेदारी को समझता भी हूँ। तो अभी ये काफिला चल रहा है, 38 गाँवों को एक दिन में कवर करना है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो भाग भाग के चेहरा दिखाने का होता है, बड़ी रैलियों में बुलाकर करना होता है। मुश्किल चुनाव होता है अगर आप स्ट्रेटजी और लॉजिस्टिक यानी संसाधनों के हिसाब से देखें तो। आप सब सीपीआई में सक्रिय हैं कि ऐसे ही साथ देने के लिए हैं? ये हमारा सीपीआई का गढ़ है, रसूलपुर का। अच्छा, बेगूसराय जिला में 250 मेंबर हैं, 250 मेंबर हैं, जो बछवाड़ा में सबसे ज्यादा जिला में जिला जिले में सबसे ज्यादा कांग्रेस का। अच्छा, तो एक ऐसी पार्टी का आप देख रहे हैं, अगर आप संख्या के हिसाब से देखें तो संसद में जो 16वीं लोकसभा में एक ही सांसद है सीपीआई का, वो भी केरल से। एबी बर्दन साहब के बाद सीपीआई को राष्ट्रीय बहस से भी उसकी जगह चली गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत डी राजा उस जगह को भरते हैं, मगर बर्दन साहब की बात ही कुछ और थी। लेकिन अब यहाँ के पुराने कम्युनिस्टों को लगता है कि कन्हैया के आने से उनका चांस जो है वो बेहतर है। और एक चीज़ पे जो नज़र है, आप देखिए कि महिलाएं किस तरह से यहाँ पर छतों पर खड़ी हैं कन्हैया को देखने के लिए। एक उत्सुकता तो है ही। सबको एक बात लगता है कि संसद में आवाज़ होनी चाहिए, कोई बोलने वाला होना चाहिए। अब बेगूसराय बोलने वालों का अड्डा रहा है, जिला रहा है। अब वो चाहता है कि उसके गांव, उसके इलाके से कोई ऐसा जाए जो बोलने वाला। अब तो 3 उम्मीदवार हैं, तनवीर हसन, गिरिराज सिंह और कन्हैया, तीनों बोलते हैं। अब यहाँ की जनता जिसे अपना बोलने वाला नेता चुन ले। गली गली में शोर है। ये तो राहुल गांधी का नारा है, कम्युनिस्ट लोग भी लगा रहे हैं। देखिए, चौकीदार चोर है का नारा तो राहुल गांधी ने लगाया। इनका उस तरह से गठबंधन नहीं हुआ, पर ये नारा विपक्ष के हर दल में एक तरह से गूंज रहा है। नहीं, चौकीदार चोर है का, पर चौकीदार तो कहते हैं हम सब चौकीदार हैं, इसलिए ना चोर है, तो इसलिए कह रहे हैं ना जिंदाबाद। बहुत कुछ और भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े घर पिछले 20 सालों में सीमेंट के मकान बहुत ऊंचे हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के हुए हैं, और बहुत से ऊंचे मकान खाली नज़र आते हैं, भले वो खंडहर की तरह नज़र ना आते हों। जो बता रहे हैं कि गाँव में लड़के अब बाहर चले गए हैं, जो बुज़ुर्ग हैं लड़कों के पीछे चले गए हैं, तो गांव थोड़ा खाली भी हो गया है। इसीलिए किसी गांव में पंचायत में कई हज़ार मतदाता हैं, लेकिन वोट कम गिरता है उसके अनुपात में। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर लोग बाहर जा चुके हैं। तो घर है, जिनके पास बाहर का पैसा है, उन्होंने इतना किया है कि बाप दादा के मुंह में घरों को रंगवा दिया है, लेकिन वो रंगे हुए घर भीतर से खाली भी हैं। नाम सुनिए कन्हैया का, है? क्या खूबी लगता है इस लड़का में? जीत जाएगा? अच्छा लगता है आपको? जीतेगा कन्हैया? हाँ जीत गया, हाँ जीत गया। खाली गरीब पर ध्यान देवे यहाँ। अच्छा, हाँ। काहे कन्हैया इतना पसंद है आपको? काहे पसंद है? गरीब को देखे वाला कोई नहीं देखे छे, गरीब का ये देखतीन। बेगूसराय जिला में हम छिए। ये तो लड़का है, बच्चा है। बच्चा है, ओला की तब ना दया है बेटा के तुल है। आए जीत जाएगा। खाली गरीब के देखिए, हमें यार खाए भी नहीं मरता है, घर नहीं, द्वार नहीं है। अब बच्चा काटिया कर्जा करके कराया है, नौकरी नहीं मिल रहा है, जीता हुआ है। तीसरे नंबर पर रहेगा। झूल झंझट कर रहा। अच्छा, देखो 29 के साल के मैंने दूसर नंबर में आवेल झंझट खत्म हो चुका है। कम्युनिस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया। अभी दिल्ली से आए हैं, मान लीजिए उन्हें पता चल जात 29 का शाम का सिद्धपुर के लिए कुछ लड़का कैडर 1970 से झंडा ढो रहा है। कम्युनिस्ट भी तो विकास तो नहीं न किया बेगूसराय। गाँव में 3 अंक में रहा, 3-4 पछवाड़ा से लेकर बलिया तक विधायक रहा कम्युनिस्ट का, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। कम्युनिस्ट वाला बोलता है कि बीजेपी का रहा, दूसरे का रहा, तो इस बार न हुआ। 32 साल से गाँव भोला सिंह के समय। भोला सिंह तो 5 साल रहा। उस पर नहीं बलिया रहे। लेकिन विधायक कहाँ है आप लोग का? है कोई? हाँ, विधायक रामदेव राय अभी भी गए हैं बिना पेंदी के। कभी उसमें ढुलक जाते हैं, कभी नीतीश में ढुलक जाते हैं, कभी कांग्रेस में ढुलक जाते हैं। कांग्रेस कम्युनिस्ट तो बर्बाद हो गया। जी सर।
हाल वही होगा। तो वो क्या बीजेपी के हैं जिनका नाम लिए? कौन? जिनका भी नाम ले रहे? अवधेश राय? हाँ। नहीं, वो तो विधायक है सीपीआई के। हाँ, तो वो हमको लगा कि आप बीजेपी। भूतपूर्व ये कह रहे हैं कि नहीं जीते आप। हमें गर्व है, हम कम्युनिस्ट फैमिली में पैदा हुआ। अच्छा, हाँ, ये लोग मेरे पूरा सोवियत संघ समय के थे। पूरा एजुकेशन मेरा सोवियत संघ बाहर गए थे पढ़ने के लिए, कम्युनिस्ट के पैसा पर वहाँ से पढ़े। ये कहाँ से पढ़ के आए? और हम लोगों को कुछ नहीं नहीं तो कहाँ से पढ़ के आए? मिला। सोवियत गए थे वहाँ। ताशकंद। ताशकंद से पढ़ के आए। कम्युनिस्ट के पैसा से ये लोग पढ़े। अदा करना ही चाहिए। हाँ, फर्ज नहीं, हम गढ़ बनाए हैं। अच्छा। बर्बाद कर दिया। 80% 23 को हम जीतेंगे। देख लिए कन्हैया को? देखिए सर अभी जीते हुए हैं। जीते हुए हाँ, हैं? जीत जाएगी अभी। ऐसा हाँ, अभी जीत जाएगी। लगता नहीं है। लोग नहीं, बोल रहे हैं लगता कि नहीं, बड़ी लेकिन मुकाबला अभी- कड़ा हो गया। नहीं अभी जीतेगा। तो ऐसा क्या किया है जो ये जीतेगा? हाँ? क्या किया अभी है? कुछ नहीं किया, मैं जीतेगा। सख्तर से प्लान है ना, अभी जीतेगा। तो ऐसा कैंडिडेट देखे थे आप? कैंडिडेट ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? सख्तर से। क्यों ठीक लग रहा है? सर अब क्यों ठीक लगते हैं से आप इतना बात पूछते हैं। सख्तर से अबरी सख्तर से चिरंजीपुर है, इधर है। सख्तर से अबरी समस्या है जो अबरी कन्हैयालाल जीतेगा। हमारे सोना माला पहनल के कन्हा चाचा के जीते ना बेटी। हाँ, ये माला पहना दिया है, पहना दी है। अरे वाह, जीत जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। कि जो हुंकार बेगूसराय के लोगों ने भरा है, बेगूसराय ने जिस तरीके से बड़ी स्पष्टता से ये कही कि नोट तंत्र और लोकतंत्र की इस लड़ाई में बेगूसराय लोकतंत्र के लिए खड़ा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बेगूसराय की ये लड़ाई पूरे देश में लोकतंत्र की एक आवाज साबित होगी, लोकतंत्र की मजबूती की ओर बढ़ता हुआ एक कदम साबित होगा। और जिस तरीके से आपने झूठ की राजनीति को खारिज करके, जिस तरीके से आपने लूट की राजनीति को खारिज करके हक और सच का साथ दिया है, हम उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पे ये लड़ाई हम जीतेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नामांकन हो गया, परिणाम आना बाकी है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि अभी से लेकर 29 तारीख तक आप तमाम मतदाताओं को आपने जो मन में ठाना है उस संकल्प को दोहराते रहना है। और 29 तारीख को इतनी संख्या में निकलकर मतदान कीजिए कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का और लोकतंत्र का एक इतिहास बनाने का जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, दुनिया को इस संदेशा दीजिए कि लोकतंत्र की लड़ाई जनता के भरोसे लड़ी जाती है, लोकतंत्र का संघर्ष जनता के भरोसे जीता जाता है। और जिन लोगों ने राजनीति को अपना चारागाह बनाया है, बाल बच्चों के लिए कैरियर सेटिंग प्रोजेक्ट बनाया है, उन लोगों को एक संदेशा दीजिए कि लोकतंत्र लोगों के भरोसे चलता है। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश में संसदीय प्रणाली को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी एक झंडे को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई नहीं है कि किसी पार्टी का या किसी दल का क्या होगा। ये लड़ाई इस बात का है कि देश का क्या होगा। और मैं समझता हूं देश के लोगों से बनता है। इसीलिए आपने जिस तरीके से लोगों के मुद्दे के साथ खड़ा होते हुए जो फर्जी राजनीति है उसको खारिज करते हुए जो एक संदेशा दिया है, इस संदेशे को परिणाम में तब्दील करने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होकर भारी संख्या में मतदान करना पड़ेगा। और आपको इस एहसास को एक संदेशे के रूप में पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि गरीब की लड़ाई
शोषितों और वंचितों की लड़ाई एक उम्मीदवार के भरोसे नहीं लड़ी जाती है, बल्कि तमाम शोषित और वंचित लोग उस लड़ाई में बराबर के भागीदार होते हैं, बराबर के उम्मीदवार होते हैं। तो आप तमाम उम्मीदवारों को इस लड़ाई को 29 तक बनाए रखना है और हर हाल में ये लड़ाई हम जीतेंगे। और एक तरफ मोदी जी की नाक है, दूसरी तरफ बेगूसराय के आम आवाम का आन और बान शान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेगूसराय जीतेगा और मोदी जी का झूठ हारेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमने कन्हैया के साथ जिन गांवों में दौरा किया है, एक भाजपा बहुल गांव था समर्थकों का और ज़्यादातर गांव सीपीआई समर्थक गांव थे। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि कन्हैया को देखकर जो पुराने इनके वर्कर थे, जो अलग अलग दलों में भटक जाया करते थे, सब लौट आए हैं और उनकी आंखों में एक उम्मीद जगी है कि कन्हैया फिर से उनकी लड़ाई को आगे ले जाएगा, वो चेहरा बन जाएगा। तो इसलिए जो पुराने मतदाता रहे हैं उनके भीतर काफ़ी गोलबंदी हो रही है कि एक तरफ कन्हैया की तरफ वोट करना है। बहुत मुश्किल है कि कोई कैंपेन पे निकला हो और ख़ासकर जब संसदीय चुनाव का कैंपेन होता है, एक दिन में आप 40-50 गांव का लिस्ट बनाकर निकलते हैं और एक ही गांव में काफ़ी सारा वक्त लग जाता है। तो जो प्रचार करने वाला होता है उसके पास भी कम वक्त होता है। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कन्हैया से थोड़ी इसी दौरान बातचीत हो जाए, जब तक कहीं गाड़ी रास्ते में फंस रही है। तो कन्हैया, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि आशीर्वाद दियो, प्रणाम करे तो ये सारा गांव आपका जाना हुआ है या आप पहली बार आ रहे हैं आप इन गाँव में? नहीं, जाना हुआ गांव है। जाना हुआ गाँव, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पे नहीं गए हैं। नहीं गए। हाँ, लेकिन जैसे रशीदपुर है, रशीदपुर का ये 2 अलग अलग इलाका है, इन गाँव में आए हुए हैं। आपकी लड़ाई है किससे? तो हमारी लड़ाई जो क्योंकि है दोनों जो गिरिराज सिंह हैं और जो तनवीर हसन है, दोनों आपको YouTube का लोकप्रिय नेता बताते हैं, जो कहीं दिल्ली से आया है और YouTube में रह के हवा में उड़ रहा है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। कहने के लिए तो वो मुझे देशद्रोही भी कहते हैं। गिरिराज सिंह जो है वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कह रहे हैं और तनवीर जी जो है वो बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी लोग कहते हैं। स्वाभाविक तौर पे चुनाव है तो एक दूसरे के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी लड़ाई इन 2 व्यक्तियों से नहीं है। दरअसल मेरी लड़ाई एक सोच, एक विचार से है, जिसके चेहरे के रूप में गिरिराज सिंह आज हमारे सामने हैं। वो लड़ाई ये है कि एक तरफ संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करके, संविधान की जो मोटी मोटी बात है, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो क्या आपकी कभी तनवीर हसन से बातचीत हुई है, उनका आमना सामना हुआ है अभी? तनवीर हसन जिसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था, तो वो जो है शोक व्यक्त करने के लिए हमारे घर पे आए थे, भोज खाए थे। फिर हमारी दूसरी मुलाकात हुई जब सीपीआई ने एक रैली बुलाई पटना में। और भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का कॉल दिया था पार्टी ने, और सभी दल के लोग उसमें आए थे। तो तनवीर हसन साहब भी उस मंच पे थे और बड़ी अच्छी बातचीत उन्होंने कही अपने भाषण के दौरान आपके बारे में। हाँ, अभी जो है कुछ दिन पहले तक, जब तक कि उनका टिकट फाइनल नहीं हो गया था, तब तक जो है फेसबुक पे वो हमारा पोस्ट शेयर किए थे, वही रैली के बाद जो है। तो हमको नहीं लगता है कि हमारे बीच में इस तरीके का कोई खटास था, लेकिन चुनाव भी अजीब चीज़ है। कल तक साथ में जो है भाजपा भगाओ देश बचाओ कर रहे थे और आज जो है हमारे मन से हमारी प्रशंसा की और आज कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम। नमस्ते नमस्ते। तो आप ये कह रहे हैं कि तनवीर हसन वो चुनाव के कारण हो गया है, अन्यथा वो आपके प्रति सहानुभूति रखते थे, अच्छी बातें करते। वो जो है गिरिराज सिंह जो है वो मियार के मोहल्लों में जाकर के कहते हैं कि देखिए वो लड़का है,
हैं, हम तो बूढ़ा हैं, हमारा इज्जत बचाइए, ठीक है, वो ऐसे भी नहीं जीतेगा, तो वोट क्यों बांट रहे हैं, वोट बांटिएगा तो मुसलमान जीत जाएगा। तनवीर हसन साहब जो है जा रहे हैं मुस्लिम बस्तियों में और कह रहे हैं कि देखिए तो भाजपा जो है उसको खड़ा किया है, आप जो है उसका भाषण सुन करके जो है आप लोग खुश होते हैं, वो जो है वैसे भी नहीं जीतेगा क्योंकि भूमिहार उसको वोट नहीं कर रहा है, तो मुसलमान का वोट बटेगा तो गिरिराज सिंह जीत जाएगा। अब बताइए दोनों बात एक ही बार कैसे सही हो सकता है? यही कैंपेन है। ये नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक जो है अनुभव कम है या जो है भाजपा के खिलाफ जो है उसने लड़ाई में कोई मुकाम नहीं हासिल किया। ये एक पॉलिटिकल अटैक होता है, ठीक है, तो वो जो है एक पॉलिटिकल अटैक ना करके जो है एक व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं, एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हम जो मुद्दा बोल रहे हैं उस पे अटैक करना चाहिए कि नहीं सबको शिक्षा देना संभव नहीं है, सबको काम देना संभव नहीं है, ये सब जो है बातें हैं। या ये कहे कि जो है बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की डिमांड जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आईटी और एम्स का जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत है, या भेदभाव नहीं समाज में होना चाहिए, ये जो डिमांड है आपका वो गलत है। ये एक पॉलिटिकल अटैक होता है। या फिर हमारी पार्टी के ऊपर वो एक पॉलिटिकल अटैक कर सकते हैं। एक तो आपको पर्सनल और कास्ट लाइन पर हो रहा है। पर्सनल और कास्ट आपको लगता है कि आप कम्युनिस्ट हैं और एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं तो वो आपके लिए समस्या बन गई है कि लोग आपकी प्रगतिशीलता पे डाउट करते हैं कि इस कास्ट का आदमी नहीं हो सकता है? नहीं, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है ना। मतलब कास्ट किसका क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है। कोई जो है अर्जी तो नहीं लगाया है, मतलब चाहे आप नेचर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कोई अर्जी तो नहीं लगाया है कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस लिंग में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे। लेकिन उस इंसान के सारे काम को रिड्यूस कर देना एक आइडेंटिटी में, और यही बात जो है रोहित वेमुला ने अपनी चिट्ठी में लिखी कि आप एक इंसान को नंबर में रिड्यूस कर देते हैं, महज एक वोट में रिड्यूस कर देते हैं। और ये सब वो वोट के लिए कर रहे हैं। वोट के वक्त अचानक से जो है हम भूमिहार हो गए, वोट के वक्त जो है अचानक से भाजपा के खिलाफ जो हमारे लड़ने की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन होने लगी। वोट के वक्त जो है अचानक से जो है वैसी चीज़ों के साथ हमको टैग करने की कोशिश की जा रही है जिस पर हम जो है जिसके खिलाफ हम बुनियादी तौर पे लड़ते हैं। क्योंकि जब हम संवैधानिक होने की बात करते हैं तो संवैधानिक होने की बात में प्रस्तावना का जो पहला लाइन है वो है हम भारत के लोग। उसमें न कास्ट है न जो है रिलीजन है। तो वो लड़ाई हमारी प्राथमिक लड़ाई है। और लड़ेगा क्यों, बच्चा सब खुश हो जाएगा माला पर। किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा तो ये बटा गया बच्चे लोग में। हाँ, सब पहन कर घूमेगा। लेकिन अच्छा होता कि गठबंधन आपको साथ देता है। जिस तरीके से संघर्षों में एक एकता बनी थी, एक गठबंधन अपने आप तैयार हुआ था, चुनावों में भी यदि वो एकता बनती तो परिणाम जो है बहुत ही अच्छा होता। किसी एक दो सीट पे माहौल से या पर्टिकुलर कैंडिडेट की अपनी मेहनत से या पार्टी का जो अपना एक बेस होता है उस लिहाज से कुछ सीट निकल जाए, ये बात ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल महागठबंधन नहीं होने से भाजपा को फ़ायदा हुआ है और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लेफ्ट फोर्सेज हैं उसको नुकसान हुआ है। और ये बात सिर्फ बेगूसराय की नहीं है, सिर्फ बिहार का नहीं है, ज़्यादातर देश के राज्यों में यही हालत हुई है। आशीर्वाद दियो, हाँ एकदम आशीर्वाद दियो, मेहनत करवे सब गोटा तो परिणाम बढ़िया होता। ठीक ठीक ठीक। तो जो बीजेपी के गढ़ वाले इलाके हैं वहाँ भी जाएंगे आप? सब जगह जा रहे हैं। कोई घर हम नहीं छोड़ते हैं, हर घर जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस बात का भी सम्मान किया जाना चाहिए कि आप अपने विरोधी से भी वोट मांगे। वोट देना और नहीं देना ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
भाई कन्हैया मत घबराना, भाई कन्हैया मत घबराना। कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आप लोग सांसद बन जाएंगे, पहला काम क्या करेंगे? हम बोले इस देश में संसदीय परंपरा की पुनर्स्थापना करेंगे। कि संसदीय परंपरा का मतलब क्या होता है? संसदीय परंपरा का मतलब होता है विपक्ष का भी सम्मान करना। और उसकी शुरुआत जो हमने चुनाव प्रचार से की है कि विपक्षी व्यक्ति भी जो है, हम जानते हैं कि वो विपक्षी है, उससे भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। वोट देना नहीं देना ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की पुनर्स्थापना हो। लोकसभा में कन्हैया इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने भाषण देने के लिए। कई लोगों ने कहा कि बेगूसराय की आवाज वहाँ होनी चाहिए और संसद में एक आवाज होनी चाहिए। नहीं, यही बात जो है, ये जो है मैंने हर किसी के अंदर कुछ कुलबुलाहट होती होगी, तो वो कुलबुलाहट है कि नहीं है कन्हैया? स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है यहाँ के लोगों की है। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि अगर हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो शायद मोदी जी नहीं होंगे वहाँ पर, नहीं होंगे लोकसभा में, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी स्थिति में चुनाव जीतेंगे जब जो है एक भाजपा विरोधी जो है एक माहौल जो है देश में बनेगा। अब कुछ लोग जो है बेगूसराय में बोलना शुरू किए हैं कि देश में क्या होगा नहीं पता, लेकिन बेगूसराय में तो जो है आपको जिताएंगे। तो स्वाभाविक रूप से वो एक्साइटमेंट तो होता है कि सामने जो है, मान लीजिए वो बनते हैं प्रधानमंत्री और कन्हैया बेगूसराय से पहुंच जाते हैं। हाँ, ये मंजर तो आप इसका इंतजार कर रहे हैं? ये मंजर तो बहुत शानदार होगा। फिर शानदार होगा हाँ? क्योंकि पीछे अलग भाषण देना अलग बात है, सामने से सवाल और सामने जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं और वहाँ कन्हैया खड़ा होकर, अगर पीछे बहुत दूर कहीं सीट मिली लोकसभा में तो कुर्ता खींच करके मोदी जी ये इस तरीके से सवाल पूछने का जो हमारा एक सपना है वो पूरा हो जाएगा। हम जब जेल से निकल करके आए थे तो पूछे थे कि इच्छा हुआ कि टीवी में घुस जाएं और उनका कुर्ता खींच कर पूछे मोदी जी थोड़ी हिटलर की बात कर लीजिए। तो वो जब बोलेंगे 18 घंटे हम काम करते हैं, तो फिर वही इच्छा होगी कि बगल में अगर रहेंगे तो कुर्ता खींच करके बोलेंगे कि थोड़ा 45 साल में जो देश सबसे ज़्यादा बेकार है तो उन नौजवानों के काम की भी बात कर लीजिए। पर वो तो कहते हैं कि लड़ाई राष्ट्रवाद पर हो रही है। हाँ, मतलब उनकी समझ से जो है राष्ट्र अलग है और राष्ट्र के लोग अलग हैं। मतलब कन्हैया को थोड़ा इंतजार है कि एक बार संसद में हो जाए मुकाबला, है ना? नहीं, अगर संसद के बाहर भी वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो हम तैयार हैं। हाँ, देश के नौजवानों की तरफ से जो है, देश के नौजवानों की तरफ से हम सवाल पूछते हैं। और जो है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने देश के लिए क्या किया है इसका जवाब वो दें। हम इसके लिए तैयार हैं, खुली बहस के लिए तैयार हैं। वो जहाँ कहें उनका आपको लगता है, कई लोग कहते हैं कि उनका कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, यही तो बात है, कुश्ती लड़े नहीं और जो है वॉक ओवर लेकर के घूम रहे हैं। एक बार सामने से आइए तो, नजर मिलाइए तो, सवालों का जवाब दीजिए तो। आप पूछिए, हम देते हैं। हम बोले अभी मेरे पास PhD की डिग्री आई, एक जो है बीजेपी समर्थक था, बोला तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। हम बोले सुनो, हम अपना PhD का डिग्री दिखा रहे हैं, मोदी जी अपना MA का डिग्री दिखाएं, और हम PhD के आधार पर बहस नहीं करेंगे, MA पे बहस करेंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो वो पढ़े हैं वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे ही उनसे बहस हो जाए, तो कितना पॉलिटिकल साइंस। तो आपको लगता है कि मोदी को उस तरह से काउंटर मिला नहीं उस तरह से? हाँ, पब्लिक में दूसरे नेताओं से नहीं मिला। अगर मिला होता ना तब तो इस दुनिया का इतिहास बहुत मजेदार है। जब सामने से काउंटर मिलता है तो हिटलर जैसा आदमी खुद को ही गोली मार लेता है, और वो काउंटर जो है वो ये देश देगा। मुझे इंतजार है, ये देश वो काउंटर देगा। और इसीलिए हम आपको बोले कि हम तनवीर जी पे हमला नहीं करेंगे, हम RJD पे हमला नहीं करेंगे, हम किसी भी विपक्षी दल पे हमला नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई इस देश में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने की है, और राजनीति लोगों के हक और अधिकार को लेकर होगी, उनके सवालों पे होगा, उनके मुद्दों पे होगा, रोटी कपड़ा मकान रोजी रोजगार पे होगा। इसलिए चुनाव में है, इसीलिए हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है। हार जीत के गुना गणित में जो है अपने विपक्षी प्रत्याशियों पे व्यक्तिगत हमला करना, ये हमारी जो है, ये हमारे राजनीतिक जो सोच और समझदारी है वो मुझे अलाउ नहीं करता, ऐसा हम नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया, आपसे मुलाकात हुई। हमारे बेगूसराय का नेता कैसा हो,